गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सारिका, आप अलवर से हैं? यस सर। आपने जयनारायण यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2013 में डिग्री ली थी। यस सर। और 2013 के बाद आपने क्या क्या किया? सर उसके बाद मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही थी, साथ में मैंने ट्यूशन क्लासेस पढ़ाई थी 9th एंड 10th को सोशल स्टडीज में। अच्छा। और अभी कोविड के बाद से वो बंद हो गए अच्छा, सिविल सर्विस की थे। आईएएस की एग्जाम आपने सब्जेक्ट क्या रखा था? सर ज्योग्राफी था मेरा ऑप्शन। ज्योग्राफी। अच्छा, फिर आप वहां पर इंटरव्यू में भी सफल रही थी क्या? नहीं सर, मैं दोनों ही तैयारी कर रही थी, यूपीएससी और आरपीएससी। बट अच्छा, मैं वहां सफल नहीं रही थी। आरएस आईएएस दोनों की तैयारी की थी। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आरएस का अभी आप ये इंटरव्यू दे रही हैं, पहले दे चुकी हो या पहली बार दे रही हो? नहीं सर, फर्स्ट। नहीं सर, फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा अच्छा। यस सर। और आप क्या पढ़ाती हैं? सर सोशल स्टडीज पढ़ाई थी 9th एंड 10th, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, कहाँ पर्सनल कोचिंग देती हैं या किस स्कूल में? नहीं सर, कोचिंग क्लासेस थी, उन्हीं उसमें पढ़ाती थी मैं, मतलब सोशल कि स्टडीज में पढ़ाती। आपकी पर्सनल या किसी दूसरे की? नहीं नहीं, किसी दूसरे की थी सर, मेरी अच्छा, पर्सनल। चलिए ठीक है। इस बार आपके पेपर कैसे हुए आरएस मेंस के? ठीक हुआ है सर। ठीक हुए। यस सर। चलिए, तो फिर एक सवाल बताइए कि अलवर से संबंधित अलवर का जो राजघराना है, ये राजस्थान में किस रियासत से संबंधित माना जाता है? सर जयपुर से, आमेर रियासत से संबंधित माना जाता है। जयपुर से। इसको 1780 में प्रताप सिंह ने अलग रियासत के रूप में बसाया था उसे। प्रताप सिंह। पचवाहा में। हम्म। यस सर। अलवर में यस भी सर। कोई बड़ा आंदोलन हुआ था क्या? यस सर, मेव किसान आंदोलन हुआ था और यहाँ भी हत्याएं हुई थी, जिसको गांधी जी ने जलियांवाला बाग की संधि दी थी कि उसी के समान इस तरह नीमू चढ़ा में हुई थी। अच्छा, तो ये नीमू चाणा हत्याकांड के बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? सर यहाँ भी वो टैक्सेस जो किसानों के ऊपर बढ़ा दिए थे, मेनली राजपूत किसान थे, वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन जब कर रहे थे उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई, जिसमें काफी किसान मारे गए थे। ये 1925 की बात है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, और इसी को गांधी जी ने संज्ञा दी थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही था। किसान भी राजपूत थे, तो शासक कौन था? सर राजपूत ही शासक थे। अच्छा, कुछ तिथि याद है आपको, नीमू चाणा हत्याकांड कब घटित हुआ था? सॉरी सर, वो याद नहीं। आजकल की बात हो सकती है, मई के आसपास 14 15 16 में से ही हो सकता है। सॉरी सर, कोई मुझे बात याद कोई नहीं है, आई विल कोई रीड बात। अबाउट इट। जब ये घटना घटी थी तो किसी अखबार ने लिखा था, तो आपको ध्यान है कोई अखबार पत्रिका? ध्यान नहीं आ सॉरी रहा? सर। और नहीं। कोई व्यक्ति विशेष राजस्थान का कोई व्यक्ति है, किसानों का हितैषी कह लीजिए, किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, जिसने इसे उठाया था? गांधी जी को तो बाद में पता चला था। ऐसा ध्यान है कोई सीकर के आसपास का रहने वाला था कोई व्यक्ति? सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद राम नारायण चौधरी जी थे। चलिए, बट बिल्कुल आई एम सही। नॉट श्योर, सॉरी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। अलवर में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां उद्योग अच्छी विकसित अवस्था में है इस समय? सर अलवर में भी विकसित है, अलवर सिटी जो है, इसके अलावा भिवाड़ी है, निमराना है, टप्पूकड़ा भी वहीं आता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टाब्लिश्ड है, रिको द्वारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए हुए हैं। इवन डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज है, लाइक जापानीज पार्क है,
वो विकसित किया गया है। तो ये अभी काफी कंट्रीब्यूट करते हैं, इवन स्टेट रेवेन्यू में भी ये काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। और राइट नाउ लाइक ऑक्सीजन प्लांट्स भी वगैरह हैं, तो वो भी अभी सहयोग दे रहे हैं कोविड के अच्छा, टाइम पे। नीमराणा का जो भूगोल है, यहाँ की जो जलवायु है, क्या खास बात है नीमराणा में कि अधिकांश विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुउद्देशीय कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर स्थापित हो रही है? कोई खास विशेषता इस क्षेत्र की? सर स्पेसिफिक नीमराना की मुझे नहीं पता, सॉरी सर। कपूकड़ा? सर पूरा एरिया ये प्लेन रीजन है, तो प्लेन रीजन में कनेक्टिविटी की वजह से इंडस्ट्रीज है। बाकी सरकार ने डेडिकेटली यहाँ पे एफर्ट्स डाले थे, तो इस वजह से पूरे अलवर रीजन में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी। स्पेसिफिक मुझे नहीं पता कि अगर इनका कोई ज्योग्राफिकल रीजन। अच्छा, तो ये जो अपना अलवर वाला एरिया है, ये यस सर। कौन कौन पड़ोसी राज्यों से छूता है? सर हरियाणा से, हम्म। और हरियाणा, सॉरी सर, हरियाणा का मुझे याद अच्छा, है, उत्तर प्रदेश चलिए, का आई एम नॉट श्योर। चलिए कोई बात नहीं है। तो हरियाणा के कुछ जिले याद हैं आपको जो अलवर को टच करते हैं? यस सर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जो मेवात एरिया है, अलवर का भी मेवात एरिया, वहाँ के मेवात एरिया से पूरा कनेक्टेड है। लाइक नू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, हरियाणा का, वो कनेक्टेड है। अलवर में कौन सा ऐसा थाना था जहां एक बड़ी घटना हुई थी, कुछ बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी और अपराधियों को छुड़ा करके ले गए? सर ये बहरोड थाने की बात है, जब पपला गुर्जर वहां से भाग गए थे कुछ फायरिंग करके। अभी आप देख रही होंगी कि विश्व के किस हिस्से में दो देशों के बीच में एक तरह से समझिए तो युद्ध जैसे हालात हैं और हवाई हमले हो रहे यस सर, इसराइल हैं। एंड कहाँ पे? पैलेस्टीन के बीच में, इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में है, तो वो अभी इसराइल वहां और पे युद्ध जैसी। फिलिस्तीन के बीच। यस सर। क्या रीजन है इसराइल और फिलिस्तीन के संबंध इसराइल के एक कंट्री बनने पे तभी से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं? क्या रीजन रहा है उसका? क्योंकि इनिशियली ऑटोमन एम्पायर में पैलेस्टीन ही कंट्री था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब बेल्फोर डिक्लेरेशन आया, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नाजी जर्मनी में जब हॉलोकॉस्ट किया गया जूस का, तो इसराइल ने वहाँ ऑक्यूपेशन किया, जो कि इलीगल था क्योंकि ओरिजिनली वहाँ पे अरब ही रहते थे। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम है, क्योंकि और बाद में जब यूनाइटेड नेशंस में इशू गया तो टू नेशन थ्योरी दी गई, जिसको बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया इनिशियली अरब वर्ल्ड के द्वारा। अब नाउ इसराइल के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो टेरिटरी है वो ऑक्यूपाई की जा रही है, तो ठीक इस ठीक। वजह से प्रॉब्लम। अच्छा, आप ये बताइए कि जो अरब हैं बेसिकली तीन क्षेत्र हैं। एक गाजा पट्टी है, एक वेस्टर्न क्षेत्र है पश्चिमी, और एक गोलन पहाड़ियां हैं। तो बेसिकली जो यस, अरब हैं वो कहाँ पे है? जैसे पैलेस्टीन जो मुस्लिम या अरब है वो मेनली गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में है। गोलन हाइट सीरिया का रीजन था, जो उसने 1967 में ऑक्यूपाई किया था इसराइल के द्वारा। किससे ऑक्युपाई किया था गोलन क्षेत्र को? किससे ऑक्युपाई किया था इसराइल? सीरिया से ऑक्यूपाई किया था 1967 में, जब सिक्स की वॉर हुई थी, तो सीरिया के रीजन था जिसने ऑक्यूपाई किया था इसराइल। अच्छा, इसराइल की जो सीमा है वो लेबनान से भी मिलती है क्या? यस सर, लेबनान से, नदर्न एरिया, नदर्न साइड जो बॉर्डर है उसकी लेबनान से भी मिलती है। अच्छा। अच्छा, कुछ भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के कारण और कुछ अरब देशों से संबंध होने के कारण भारत ने इसराइल को मान्यता तो दे दी थी, लेकिन उससे राजनयिक संबंध नहीं स्थापित किए। लेकिन 89 और 90 में बेसिकली दो घटनाएं हुई। एक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का बढ़ना, और दूसरा सोवियत संघ का कोलैप्स। इन यस चीजों को देखते हुए भारत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए इसराइल के साथ 1992 में अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित किए। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है और अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या सर, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर जितना मुझे नॉलेज है उस अकॉर्डिंग, है? जब संबंध की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखे जाते हैं, लेकिन अंतरा जब डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो लाइक एम्बेसी स्टैब्लिश करना और इस तरह के रिलेशन में आते हैं। तो अच्छा। ये, सॉरी अच्छा, सर, मुझे आप अभी ज्योग्राफी नॉलेज। की, ठीक है, यस सर। ज्योग्राफी के स्टूडेंट है। इस समय एक
तूफान जो है वो भारत के तटवर्ती राज्यों से होके गुजर रहा है, क्या नाम है उसका? यस, द ताउते साइक्लोन है जो कि अरेबियन सी में जनरेट हुआ है और वेस्टर्न एरिया की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इसका ये जो Yes. नाम है किसने दिया है, किस कंट्री ने दिया है? तो म्यांमार के द्वारा इसका नाम दिया है। म्यांमार के। अच्छा, ये कोई भी कंट्री इसको नाम दे देता है या इसके पीछे मतलब कोई एक नीति बनी हुई है, ऐसा कुछ है? ये सर इंटरनेशनल सिस्टम बना हुआ है कि मतलब सीरियल वाइज नाम दिए जाते हैं, मतलब पीरियोडिकली नाम दिए जाते हैं, और वो अपने हर कंट्री अपना एक नाम डिसाइड कर रखती है अल्फाबेटिकली, फिर नेक्स्ट टाइम का ऐसा सिस्टम है इनका। अच्छा, क्या रीजन है कि बेसिकली जो अरब सागर का क्षेत्र है, गर्मी के मौसम में इसी क्षेत्र में तूफान सबसे ज्यादा क्रिएट होते हैं, सबसे ज्यादा जनरेट होते हैं? सर ये पहले हिस्टोरिकली जो अगर पहले की जब हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स आते थे, लेकिन रिसेंटली क्लाइमेट चेंज की वजह से अरेबियन सी में टेम्परेचर बढ़ने लगा है, तो इस वजह से यहाँ तूफान ज्यादा आने लगे। बट पहले बे ऑफ बंगाल में आते थे इस नहीं, टाइम। ये तूफान जो है ये जनरेट कैसे होते हैं, कुछ इसके बारे में प्रक्रिया आपको पता है कैसे होते हैं जनरेट? आप ज्योग्राफी आपका यस ऑप्शनल रहा है, कैसे होते हैं? यस सर। सर सी सरफेस टेम्परेचर अगर 30 डिग्री के अराउंड होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाता है, तो जो विंड्स होती है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करती हैं, तो उनकी स्पीड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्पीड कंपैरेटिवली काफी हाई होती है, तो वो उनका जो विंड रेन वियरिंग विंड्स होती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वहाँ बन जाते हैं, तो जब भी उनका लैंडफॉल होता है यानी कि जब कोस्ट की तरफ आते हैं तो वहाँ पे रेनफॉल लेकर आते हैं और काफी हवाएं काफी तेज होती है, तो इस वजह से काफी डिस्ट्रक्शन होता है उसके लिए। अच्छा, ये बताइए, ये जो वेव चलती हैं, जैसे कुछ होती हैं व्यापारिक हवाएं होती हैं, तो ये व्यापारिक यस हवाएं सर। क्या होती तो व्यापारिक हवाएं जो ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक की जो एरिया होता है वहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं। इनिशियली ये ट्रेड विंड्स क्योंकि ये ट्रेड में काफी हेल्प करती थी, इस वजह से इनको ट्रेड विंड कहा गया, इसी मूव में जो सी सेलर्स होते थे मूव करते थे। है? अच्छा, ट्रेड विंड से एक चीज आया कि बेसिकली पहले भारत में घोड़ों का आयात किया जाता था क्योंकि अच्छी क्वालिटी के घोड़े नहीं पाए जाते थे, ठीक है? यस तो सर। ऐसा कौन सा रीजन है जिसको अस्वच्छांश बोला जाता है, और ये अस्वच्छांश है क्या चीज? सॉरी सर, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, मुझे हाँ, इंग्लिश में, इंग्लिश में वो हॉर्स राइडिंग एक्सिस बोला जाता है ना, हॉर्स एक्सिस बोला यस जाता है। सर। हाँ, तो क्या चीज है ये? सर 0 to 5 डिग्री का जो इक्वेटोरियल रीजन होता है उसको बोला जाता है। ये 0 to 5 डिग्री दैट्स का नॉर्थ, नॉर्थ में या साउथ में? नहीं सर, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, 5 to 5 डिग्री। नॉर्थ एंड साउथ, इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटोरी सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका नाम। गुड आफ्टरनून मैम। Am I audible to you? यस मैम। Okay. What is nuclear energy? मैम न्यूक्लियर एनर्जी इज अ एनर्जी विच इज generated by the nuclear fuse. It may be fission reaction or it may be fusion reaction. But right now we use the Fission fusion reaction. Yes, ma'am, fission fission reaction reaction. किसमें होती है और फ्यूजन रिएक्शन किसमें होती है? Like fission reaction, it is in the sun की जो एनर्जी है, it is the fission reaction, like हाइड्रोजन से हीलियम का जो जनरेशन है, लेकिन we use the civil nuclear energy right now in every country. It is fusion reaction, like the uranium enrichment के द्वारा जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मिलता है। आप मुझे बताएंगे अपना इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन या प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो कहाँ और कब हुआ था? मैम आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द ईयर, इट वाज 1970 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जैसलमेर में पोखरण में किया गया था। इसका नाम और स्माइलिंग सेकंड वाला? ओके, सेकंड सेकंड वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे गया था 1990 के, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ये कौन सी टेक्निक पे काम करता है? मैम हाइड्रोजन बॉम्ब आई एम नॉट श्योर, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है वर्ड वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। मुझे वैक्सीनेशन का प्रोसेस बताएंगे कि बेसिकली वैक्सीनेशन में होता क्या है? मैम वैक्सीनेशन एक तरह से एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लाइक पैसिव इम्यूनिटी, लाइक पैसिवली हम किसी के बॉडी में अगर एंटीबॉडीज डाल रहे हैं तो पैसिव इम्यूनिटी की उसकी बॉडी फाइट कर सके, लेकिन वैक्सीनेशन हम एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट करते हैं, लाइक डेड वायरस है या फिर मैसेंजर आरएनए की जो हमारी वैक्सीन गई है वो बॉडी व्हाट में इज जाती है। एंटीबॉडी? व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी हमारी वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा जनरेट की जाती है, जो कि कितने किसी तरह भी की होती है एंटीबॉडी बॉडी में?
सॉरी मैम, आई एम नॉट श्योर, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें यस मैम। तो हमारा जो स्टमक है उसका पीएच लगभग क्या होता है, किस उसका होता है, वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, कुछ बताएंगे अंदाजा? मैम एसिडिक होता है क्योंकि HCl होता है उसमें, बट मुझे एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है कि क्या। जी जी। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके कंप्लीटली ऑल राइट। आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने क्लाइमेट चेंज की बात की थी, यस व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली? मैम, क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली हमारी जो अर्थ का हीट बजट है उसमें चेंज की वजह से ही, इसका बेसिक रीजन हीट बजट में चेंज है। तो इस वजह से ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से फिर और अदर इफेक्ट्स होते हैं, लाइक सी लेवल रेंज है, ग्लेशियर्स का पिघलना है, तो वो होता है। लेकिन बेसिक रीजन इसका है कि हमारा जो हीट बजट है वो चेंज होता है। हीट बजट चेंज हो रहा है, तो हम इसको Yes. कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं बेसिकली? आजकल जो लेटेस्ट अप्रोचेस आई हैं उसके बारे में कुछ नॉलेज है आपको? कुछ मुझे मैम 2-3 जो लेटेस्ट अप्रोचेस बताएंगे एनवायरनमेंट को कंट्रोल, एनवायरनमेंट में कार्बन कंट्रोल करने के लिए कौन सी अप्रोचेस चल रही हैं अभी? मैम हिस्टोरिकली वही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ है तो हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं, लाइक ऑयल वेल्स हैं जो कि अनयूज है, वहां पे हम कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट कर दे। बाकी जो नॉर्मल अप्रोचेस है लाइक फॉरेस्टेशन को सबसे बढ़ावा अच्छा देना, सोर्स कौन सा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का? सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, कहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन सिक्वेस्टर की जा सकती है, बेस्ट सोर्स? मुझे ऑयल वेल्स का ही याद है, बाकी क्या डेड प्लांट्स भी कार्बन सिक्वेस्टर करेंगे? जो हम नो थूट मैम, कहते आई हैं कि ये वाला प्लांट है अब ये किसी काम का नहीं रखा, क्या वो भी कार्बन सिक्वेस्टर में काम आएगा? सॉरी मैम। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, मुझे कार्बन क्रेडिट के बारे में बता दीजिए, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? मैम कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल जब 2005 में आया था तब ये सिस्टम लाया गया था। इसमें सबके फिक्स किए गए थे कि इतना आप उत्सर्जित कर सकते हैं कार्बन, तो उसमें अगर आप इतना उत्सर्जित नहीं कर पाते तो दूसरे कहीं और कंट्री में आप कार्बन क्रेडिट यूज कर सकते हैं, समथिंग अच्छा, लाइक, अब नॉट और एग्जैक्ट। हाँ ना ना इट्स ओके। सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन करने वाला कंट्री कौन सा है? मैम इट इज USA और चाइना, आई एम नॉट श्योर, सॉरी। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। आपने RS, RPS और फिर अकाउंट्स के बाद में तहसीलदार सेवा को प्रेफरेंस दी है। यस सर। स्टेट सर्विस में बहुत सारी सर्विस हैं, उनमें RWCDS और RWDS दोनों के बारे में जानती है? सॉरी सर, मुझे इतना नॉलेज नहीं है सर्विस का, बट नहीं, मुझे थोड़ा, मैंने काफी आपने 5वें पर एक्साइज की दिया है और छठे और 7वें पर, छठे पर तो आपने राजस्थान वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और 7वें पर आपने राजस्थान वुमेन डेवलपमेंट सर्विस। यस सर। ही शॉर्ट में जब यदि हम बात करते हैं तो RWCDS, RWDS आता है। यस सर। आपने विकास अधिकारी जैसे अपन BDO है, बहुत सारी सर्विस है, टूरिस्ट है, ट्रांसपोर्ट है। ये ट्रांसपोर्ट आपने काफी बाद में दिया है, DTO और DSO, ट्रैफिक ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। ये आपको पसंद नहीं क्या? सर मैंने कंसल्टेशन भर के भरी थी और शायद इसमें इस बार वैकेंसी नहीं थी, इस वजह से लास्ट में भरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जहां तक मुझे रिकॉल हो पा रहा है। आपका यदि सिलेक्शन RPS में हो जाए पुलिस डिपार्टमेंट में तो आप खुश रहेंगी? यस सर। अलवर का नाम लेते ही आजकल एक अपराध की दुनिया मस्तिष्क में आ जाती है। यस। कुछ ऐसे 2 कारण बताइए, एक अधिकारी के रूप में जब आप पुलिस
ऑफिसर होंगी तो आप अपराधों को रोकने के लिए कौन सी नीति लागू करेंगी? सर अलवर के पर्सपेक्टिव में या फिर ऐसे जनरली? अलवर के लिए। सर अलवर में अपराध बढ़ने के अगर दो मेन रीजन देखे जाएं तो यहाँ पे एक तो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है और पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो अपराधियों की भागने की प्रवृत्ति होती है, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में। सेकंड रीजन है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से माइग्रेंट लेबर आए हैं, तो उनका अगर प्रॉपर डाटा रिकॉर्ड तैयार किया जाए तो यही अगर अलवर के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो एक तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा जो नदन अलवर में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ताकि अपराधियों को पहचानने में सहायता मिले। सेकंड है कि पूरा डाटाबेस तैयार किया जाए, कितने लेबर्स है हर इंडस्ट्री में, कहाँ वो रह रहे हैं। इसमें जैसे बीट कांस्टेबल सिस्टम है पुलिस सिस्टम में, तो उसकी सहायता ली जा सकती है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार किया जाए ताकि ट्रैकिंग और ताकि एक भय बनेगा, जितना स्पीडी ट्रायल होगा, जितना स्पीडी अपराधियों को पकड़ा जाएगा, उतने ही भय का माहौल बनेगा। तो इस वजह से आपकी हॉबी है डायरी लिखना। यस सर। तो आप प्रतिदिन लिखती हैं या कभी कभार लिखती हैं? नहीं सर, मैं प्रतिदिन लिखती हूँ। किस प्रकार की डायरी लिखती हैं आप? तो मेनली जो भी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, तो मेनली मेरी सेल्फ ओरिएंटेड होती है। लेकिन कभी कभी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो मुझे कंसर्न होते हैं तो मैं उनके बारे में भी लिखती हूँ। आप जब न्यू ईयर आता है, जैसे 31 दिसंबर खत्म हुआ, फिर 1 जनवरी 2021 लगा, तो आपने 1 जनवरी 2021 को ऐसा क्या लिखा था जिसमें आप खुद अपने आप को चेंज देखना चाहती थी? क्या ऐसे 2 गुण पैदा करना चाहती हो आप जो 2021 में आपने संकल्प लिया होगा, 1 जनवरी को लिखा होगा? सर ऐसा मैंने कुछ लिखा नहीं था 1 जनवरी को, लेकिन अगर ऐसे मैं 2 गुण विकसित करने की बात कहूँ तो मुझमें मैं अपने आप में यही करना चाहती हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकूं, इस तरह का मेरे में क्वालिटी हो कि आई कैन अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, कि उनके प्रति मैं सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक रहूं। और सेकंड है कि मैं अपने काम के प्रति पूरी डेडिकेटेड रहूं, जो भी मैं छोटा सा छोटा कार्य करूं, तो यही इस मेरा पूरा अप्रोच इसी तरफ रहता है कि मैं जो भी काम करूं मेरी क्या कमियां रहेगी, ये मेरा एक बेसिक अप्रोच रहता है। चलिए, तो एक लास्ट सवाल ये बताइए कि एक प्रशासनिक अधिकारी में बहुत सारे गुण होते हैं, अनेक गुणों की खान होता है अधिकारी, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण गुण जो आप देखती हैं या देखना चाहती हो कौन सा होना चाहिए? एक। सर मेरे अकॉर्डिंग इंटीग्रिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो है तो फिर सब गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।